पृथ्वी समाज में जैसे अनेक तरह की व्यवस्था होती है, जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था से मिलकर बनता है। ऋषि ने प्रशासकीय उपव्यवस्था को शाला मॉडल की संज्ञा दिया है। विवर्तित समाज में इसके समकक्ष को ब्यूरो कहते हैं, जबकि विस्तृत समाज में इसे चैम्बर कहा जाता है और इसका अपने अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। शाला स्पेनिश भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है सरकारी दफ्तर, धार्मिक सभा, कक्ष, पंडाल इत्यादि। पूर्वी एशियाई देशों में यह शब्द लगभग इन्हीं से मिलते जुलते अर्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शाला के कई लक्षण विस्तृत समाज के ब्यूरो और विस्तृत समाज के शाला के कई लक्षण विवर्तित समाज के ब्यूरो और विस्तृत समाज के चैम्बर में पाया जाता है। पृथ्वीय समाज की पारंपरिक और आधुनिक मूल्य व्यवस्था इसके प्रशासकीय लेनदेन और प्रबंधकीय प्रकारों में दृष्टिगोचर होती है। जो प्रशासकीय तार्किकता और क्षमता ब्यूरो में पाई जाती है, शाला में नहीं पाई जाती है। पृथ्वीय समाज में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में परिवार कल्याण, भाई भतीजावाद, पक्षधरता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवर्तित समाजों में संबंधों का प्रशासनिक व्यवहार और सरकारी सत्ता के उपयोग से अलग रखा जाता है। चूंकि विस्तृत समाज की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप पैतृक होता है, इसलिए ऐसे समाजों में नातेदारों और रिश्तेदारों, परिवार की प्रभावी महत्व मिलता है। इन दोनों से अलग पृथ्वी समाज में परिवार और दूसरे रिश्तों के ऊपर नई और औपचारिक संस्थाओं को गढ़ा जाता है। साथ ही कानूनों की सार्वभौमिकता की अनदेखी की जाती है। हालांकि पैतृकतावाद का आधिकारिक निर्धारण होता है, मगर वास्तविकता में यह व्यापक रूप से व्यवहार में लाया जाता है और सभी तरह के प्रशासनिक गतिविधियों में झलकता है। शाला के अधिकारी समाज कल्याण के बजाय स्वयं की उन्नति को प्राथमिकता देते हैं। आमतौर पर उनकी गतिविधियां और व्यवहार संकीर्णतावाद से प्रभावित होता है और निर्देशित होता है, जिसके कारण नियमों और निर्देशों को व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लायक नहीं बनाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापक लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती है और थोड़े लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। इसके बाद बहुसंप्रदायवाद कुछ प्रशासनिक समस्याएं भी पैदा करती है। सैद्धांतिक तौर पर इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों को कानून बिना किसी पक्षपात के लागू करना होता है, मगर ऐसी व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों में वफादारी की समझ का विकास सरकार से ज्यादा उस संप्रदाय से होता है जिससे अधिकारी स्वयं संबंध रखता है, या जिस संप्रदाय से वह सरकारी अधिकारी आता है उस संप्रदाय के प्रति ज्यादा काम करता है, ज्यादा लाभ पहुंचाता है। ऐसी व्यवस्था में अल्पसंख्यक संप्रदाय नौकरी आदि के मामले में ज्यादा लाभ उठाता है, जबकि बहुसंख्यक संप्रदाय उन कारणों से असंतोष का शिकार होता है। ऐसी स्थिति को टालने और दूसरे अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोटा या आरक्षण प्रणाली का सहारा लिया जाता है, परंतु इससे असंतोष या अलग अलग संप्रदायों के बीच बनने वाली दूरियां खत्म नहीं होती। सत्य तो यह होता है कि इस तरह का कोटा समाज के विभिन्न संप्रदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ाता है। ऐसे में साथ साथ विभिन्न सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले विभिन्न संप्रदायों के बीच तनाव बढ़ता है। यह समस्या केवल विकासशील देशों में नहीं है। दक्षिण अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों के बीच जो तनाव पैदा होता है, इसी तरह की समस्या है। यद्यपि परिवार, संप्रदाय और जाति जैसी संस्थाएं पृथ्वी समाज में निर्णायक भूमिका निभाती है, इसके साथ ही साथ समाज में नए समूहों का विकास भी होता है। रिक्स ने इन समूहों को कलेक्ट कहने की कोशिश किया है। कलेक्ट एक जटिल पृथ्वीय समूह है। यह संगठन की आधुनिक संयोजन विधि का इस्तेमाल करता है, लेकिन संक्रमणकालीन विशिष्ट लक्ष्यों को विस्तृत रखता है। इस तरह कलेक्ट विस्तृत समाज के लक्षण सेक्ट और विवर्तित समाज के लक्षण क्लब को आपस में जोड़ता है। कलेक्ट लोगों के एक विशिष्ट समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस वर्ग के सरकारी अधिकारी होने के नाते दूसरों की अवहेलना करके अपने कलेक्ट के सदस्यों की सेवा ज्यादा प्रभावी ढंग से करता है। कभी कभी शाला या उसका कोई विशिष्ट संस्थान विशेष कलेक्ट के साथ संबंध स्थापित करता है।
कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यह अपने आय में ही कलेक्ट की तरह कार्य करने लगता है। परिणामस्वरूप कलेक्ट किसी विशेष समूह से निरंतर संपर्क रखता है और प्राथमिक तौर पर अपने हितों के पक्ष में कार्य करता है और उपलब्धि और साधनिक नियमों की औपचारिक ढंग से प्रशंसा भी करता है। पारंपरिक व्यवहार और आधुनिक नियम पृथ्वी समाज में साथ साथ होते हैं। औपचारिक और प्रभावशील व्यवहार की परस्पर सर्वव्यापिता परिणामस्वरूप पृथ्वी समाज की सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यवहारिक नियमों की सहमति का अभाव दिखलाई पड़ता है। शाला अधिकारी अपने शैक्षिक उच्चतर योग्यता और प्रतिस्पर्धी परीक्षा के जरिए उच्च पदों पर पहुंचते हैं, परंतु पदोन्नति और विकास के संदर्भों में इन पर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं और यह माना जाता है कि वरिष्ठता की बदौलत अथवा अधिकारियों पर प्रभाव के चलते उन्हें उन्नति मिलती है। हालांकि शाला अधिकारी आधुनिक नियम कानूनों को मानने का दावा करते हैं, अपने रोजमर्रा के व्यवहार में अक्सर ये इन नियमों को लागू करने को लेकर उदासीन रहते हैं। रोजमर्रा के जीवन में ये लोग ऐसा कोई नियम नहीं मानते जो जरा भी असहज हो। जनता भी व्यवहार के मामले में कुछ इसी तरह करती है। वह सिद्धांत रूप से नियम कानूनों की दुहाई देती है, लेकिन अपने व्यवहार में उन्हें प्रतिबद्धता के साथ लागू करने से कतराती है। पृथ्वी समाज में परस्पर व्यापिता का उल्लेख करते हुए रिक्स कहते हैं कि यह एक अत्यधिक केंद्रीकृत घनीभूत अधिकार संरचना है जो आमतौर पर व्यापक रूप से बिखरी हुई और स्थानीयकृत नियंत्रण व्यवस्था पर लागू होती है। यहाँ सत्ता और नियंत्रण एक दूसरे से अलग होते हैं। सत्ता से आशय है कानूनी तौर पर हासिल की गई सत्ता, जबकि नियंत्रण का मतलब आधिकारिक रूप से अनुमति के प्राप्त होने, गैर कानूनी रूप से सत्ता के हासिल होने से होता है। व्यवहारिक रूप से सत्ता डी जियोर डिफेक्टो के सामने झुक जाती है। शाला मॉडल की अधिकार संरचना समाज की नियंत्रण संरचना जिसे बहुसमुदायवाद कलेक्ट व्यापक नियमबद्धता में परस्पर व्याप्त होती है। कई बार संरचनाओं का व्यवहार बिल्कुल विचित्र किस्म का होता है। ऐसा होता है कि संरचना को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसके विपरीत कार्य करती है। कई बार प्रशासन के मूलभूत स्वभाव से रहित संरचना दूसरी जिम्मेदार संरचना के साथ मिलकर प्रशासनिक कार्य करती है। ऐसी सहव्यापिता प्रशासन और राजनीति के बीच संबंध को प्रभावित करता है। रिक्स ने पृथ्वी समाज को एक असंतुलित समाज माना है, क्योंकि इनके मुताबिक संवैधानिक सत्ता होने के बावजूद ऐसे समाजों में नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था पर हावी होती है। इस वजह से शाला मॉडल के अधिकारी विवर्तित समाज के अधिकारियों के मुकाबले पृथ्वी समाज में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाती है। इस तरह सत्ता के नौकरशाही के हाथों में केंद्रीकरण होने के चलते जनता की इच्छा और आवश्यकता का सही ढंग से निर्वाह नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में विकासशील समाज में यदि प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तो राजनीतिक विकास धीमा पड़ सकता है। रिक्स आगे कहते हैं कि ऐसी कमजोर राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व नौकरशाही पर नियंत्रण करने में असफल रहता है। परिणाम स्वरूप संसद, राजनीतिक पार्टियां, स्वयंसेवी संगठन और लोकमत भी इसको नियंत्रण करने में प्रभावहीन हो जाती है। किसी भी राजनीतिक नेता की कमजोरी और ताकत उसके द्वारा प्रशासनों को प्रताड़ित और पुरस्कृत करने की क्षमता के आधार पर आंकी जाती है। कमजोर नेता अधिकारियों की सेवाओं को समझने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के एवज में दिए जाने वाले पुरस्कारों के सही हकदार का चयन करने में भूल कर सकता है। ऐसी कोई अकुशल अधिकारी अपनी विफलताओं के लिए मिलने वाले दंडों से बच निकलता है। परिणाम स्वरूप प्रभावशाली शाला अधिकारी का झुकाव अपने हितों की पूर्ति और व्यक्तिगत उन्नति की ओर होने लगता है। अंततः इस प्रक्रिया में अकुशल अधिकारी निरंकुश हो जाता है। ऐसी आशंका इसलिए होती है क्योंकि सरकार की सारी कार्य कुशलता शाला अधिकारियों की कार्य निपुणता और उनके कार्य परिणामों पर ही निर्भर रहती है। रिक्स के मुताबिक नौकरशाही के व्यवहार और उसके प्रशासनिक कार्य व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। अधिकारी जितना ज्यादा ताकतवर होगा एक प्रशासक के रूप में वो उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब हम देखते हैं पृथ्वी अर्थव्यवस्था का बाजार कैंटीन मॉडल। बाजार कैंटीन मॉडल के अंतर्गत पृथ्वी समाज की आर्थिक व्यवस्था को बाजार कैंटीन के रूप में संबोधित किया है।
विवर्तित समाज या औद्योगिक समाज में अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसे समाज में केवल आर्थिक विचार ही बाजार का निर्देशन करती है, जबकि इसके विपरीत कृषक समाज या विस्तृत समाज में एरेना कारक जैसे धार्मिक, सामाजिक अथवा पारिवारिक विचार जैसे आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। ऐसे समाज में कीमतों का सवाल मुश्किल से ही उठता है। पृथ्वी समाज में बाजारीय कारक और एरेना कारक दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। दोनों का प्रभाव भी एक साथ होता है। ऐसे समाज में आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही कारक परस्पर सक्रिय रहते हैं। यह परस्पर सक्रियता आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करती है और अंततः मूल्य अनिश्चितता की दशा को समाप्त कर देती है। मगर इस तरह की स्थितियों में किसी जिन्स या सेवा की समान कीमत तय कर पाना मुश्किल होता है। कीमतों की अनिश्चितता के अलावा आर्थिक व्यवस्था में विदेशी वर्चस्व, एक छोटे से समुदाय द्वारा आर्थिक संसाधनों पर लगाए गए नियंत्रणों का फायदा उठाना और बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण बाजार कैंटीन मॉडल के कुछ और गुण हैं। ये मॉडल कर भुगतान में सौदेबाजी, छूट और रिश्वत के अवसर प्रदान करता है। यह वित्तीय प्रशासन को प्रभावित करते हुए अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाता है। विवर्तित समाज में बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के हर किसी को समान आधार पर सेवा का अवसर हासिल होता है। विवर्तित समाज या औद्योगिक समाज या आप कह सकते हैं पश्चिमी देश में बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के सभी लोगों को समान रूप से सेवा का अवसर हासिल होता है। इसी तरह कर्मचारी अपने वेतन और भत्ते अपने काम, सकल निष्पत्ति, सेवा और बाजारगत मूल्य के अनुपात में हासिल करते हैं। मगर यही चीज पृथ्वी समाज में जन अधिकारियों, उसके मुवक्किलों के बीच संबंध क्रेता और विक्रेता की तरह होती है। सरकारी अधिकारियों और उनके मुवक्किलों के बीच सेवा की कीमत उनके संबंधों की प्रकृति के आधार पर तय होती है। वैसे यह कीमत जगह और व्यक्ति के मुताबिक बदलती भी रहती है। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत पारिवारिक संपर्क, रिश्तेदारी, व्यक्तिगत संबंध, सौदेबाजी की क्षमता और राजनीति पर निर्भर करती है। वर्चस्वशाली समुदाय और कलेक्ट के सदस्य को कम कीमत पर सेवाएं उपलब्ध होती है और उसके विपरीत कलेक्ट के बाहर के सदस्यों और अल्पसंख्यकों से इनके लिए ऊंची कीमत वसूली जाती है। इस प्रकार पृथ्वी समाज में आर्थिक ढांचे रियायती सुविधा संपन्न कैंटीन की तरह व्यवहार करते हैं। ये एक तरफ तो विशिष्ट समूह के सदस्यों और राजनीतिक तौर पर प्रभावी व्यक्तियों के लिए सुविधा की तरह होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये छोटी कैंटीन की तरह भी होते हैं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक तौर पर अप्रभावी और समूह के बाहर के सदस्यों के लिए अधिक कीमत वसूली जाती है। पृथ्वी समाज में कीमतों की अनिश्चितता की अवस्था आर्थिक स्थितियों को और बदतर बना देती है, जिससे कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट और इसी तरह की अन्य हरकतों को प्रोत्साहित करती है। इस सब से अंततः महंगाई का ग्राफ ऊपर बढ़ता है। इन परिस्थितियों में शाला के अधिकारी विदेशी व्यापारियों से संबंध कायम करके व्यक्तिगत फायदे के लिए विदेशी विनिमय के दुरुपयोग की कोशिश करती है। पृथ्वी समाज का यह चरित्र उसे आमतौर पर शोषण, गरीबी और सामाजिक अन्याय की ओर ले जाता है। पृथ्वी समाज में मजदूरी का संबंध भी पारिवारिक संबंधों पर निर्भर होता है। आमतौर पर भारी संख्या में लोक अधिकारी बिना कुछ खास काम किए ही भारी भरकम वेतन हासिल करता है। अक्सर उच्च और निम्न वेतन के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। यही नहीं, अक्सर कम वेतन पाने वाले लोग ज्यादा काम करते हैं। ऐसी स्थिति में कम वेतन पाने वाले लोगों की अपनी आय को अवैध ढंग से बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है। फलस्वरूप अधिकारियों के व्यवहार आदर्श से प्रभावित होते हैं, जो अंततः पृथ्वी समाज की आर्थिक उपव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसके अलावा पृथ्वी समाज में पूंजी में तदनुरूपी वृद्धि के बिना बाजारी कारकों का विकास होता है। ऐसे में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और इस तरह समाज वाणिज्य और व्यापार जैसी गतिविधि को कम करके आंकता है। देशी व्यापारी आकर्षण को खो चुका होता है और विदेशी और विदेशों से आवश्यक अल्पसंख्यक व्यापार चलाते हैं और पूंजी उपलब्ध कराते हैं। धीरे धीरे ये लोग राजनीतिक और प्रशासनिक दायरों में अपने प्रभाव को व्यापक बनाने की कोशिश करते हैं और अपने निजी हितों के लिए वहाँ भ्रष्टाचार फैलाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी समाज में आर्थिक व्यवस्था अंततः सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करती है और उसके प्रशासनिक कारकों से प्रभावित होती है।